खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कांग्रेस ने शहीद स्मारक से निकाला पैदल मार्च, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। कारगिल विजय दिवस पर जाबाज शहीदों को किया याद, कंपनी बाग के शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं का भी किया सम्मान। वहीं कारगिल युद्ध में लड़े अलवर के वीरों ने यादें की साझा। भगवान जगन्नाथ और जानकी माता के दिव्य विवाह के साक्षी बने हजारों भक्त। रूपबास के रूपरी मंदिर में हुआ वरमाला महोत्सव। और सोने मकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं शातिर, सूरतनगर से लाखों की नकदी और जेवर किए पार। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में शनिवार को शहीद स्मारक पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सत्याग्रह के बाद कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। शहीद स्मारक पर सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि यह आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होगा। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि यह फैसला जन दबाव का परिणाम है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश के युवाओं से माफी मांगने की भी मांग की। सभा को पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने छात्रों से जुड़े मुद्दों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। इस मौके पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि देश का छात्र रोजगार और अपने अधिकार की मांग करता है, लेकिन उसे लाठियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं कहना चाहूंगा कि जो एक मांग थी नीचे से लेकर ऊपर तक, ब्लॉक से लेके और दिल्ली तक जो मांग थी, छात्रों की मांग थी, छात्रों की अभिभावकों की जो मांग थी, आम जनता की जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और उन दबाव में और छात्रों के संघर्ष में उन्होंने वो दबाव में उनका इस्तीफा ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हम संघर्ष करेंगे, अभी भी संघर्ष करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस सब उस पे माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे कि हमने जो भी जंतर मंतर पे जो काम किया, जो छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी की, वो हम गलत थे और हम उस चीज के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी पड़ेगी। भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता पर राहुल गांधी जी के निर्देश पर, और यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और CLP लीडर टीकाराम जूली जी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में, तमाम जिलों में जिस प्रकार से छात्रों ने और युवाओं ने जो नीट परीक्षा में घोटाले को लेके पिछले 20-25 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी और अमित शाह की जुगल जोड़ी ने अपनी तानाशाही रवैया जो अपना रखा था, और उसके बाद में भी जिस प्रकार के छात्रों के और छात्रों के साथ में पुलिस द्वारा और अपने तथाकथित गुंडों के द्वारा पुलिस ड्रेस पहना के और जिस प्रकार से जो हठधर्मिता की गई, जनरल डायर ने भी अंग्रेजों के जमाने में ऐसी निर्दयता नहीं की थी जैसी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पुलिस से करवाई है छात्र और छात्राओं के साथ में। इन बातों को लेके तमाम हिंदुस्तान का नौजवान एक साथ हो गया था और दिल्ली की ओर कूच कर रहा था, और उसी वक्त आदरणीय राहुल गांधी जी ने MPs के साथ में और PM आवास के सामने जो धरना दिया, संघर्ष और सतत संघर्ष वो कर रहे थे इस बात के लिए कि नीट घोटाले की जांच हो, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, और उसी कड़ी में मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दिया और तमाम जो और भी मांगे हैं वो मांगे भी जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारे नेताओं के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसी प्रकार से आंदोलन करती रहेगी।
संघर्ष चल रहा था, नीट का पेपर आउट होके बच्चों के साथ में जो अन्याय किया था, उसके लिए बच्चे हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, जो रोजगार मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं और हक को कुचलने का काम करते हैं, वो लोग निर्दयी हैं। और जंतर मंतर पे राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने अपने कोटा से 17 जून को शुरुआत की थी और छात्रों की आवाज को बुलंद किया था और छात्रों में जोश आया और पूरे हिंदुस्तान के युवा साथी हैं जो सारे एक हुए, उनके अभिभावक भी उनके साथ हुए थे और जंतर मंतर पर जिस तरह से सरकार को घुटने टेकने का काम किया, युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, युवा वर्ग को, सबको की सरकार को घुटने टेक दिए। जो ये अपनी मनमर्जी करते थे, अराजकता रखते थे, अहंकार अहम को और अमचूर थे, जिसको नष्ट करने का काम युवा संघर्ष ने किया। सारे हिंदुस्तान में जनता ने यहाँ से लेके दिल्ली तक सब एक हो गए थे। इनने कितनी बदसलूकी की। उधर सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में नारे लगाए। नगर निगम परिसर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके साथ सत्याग्रह और पैदल मार्च का समापन हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की जीत है। बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र के आगे तानाशाही झुक गई। साथ ही सड़क से संसद तक राहुल गांधी और कांग्रेस का संघर्ष रंग लाया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी शिक्षा तंत्र को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग उठाई कि प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में भी लगभग 1 दर्जन पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आंदोलनकारी छात्रों को भाड़े के टट्टू बताकर उनका अपमान कर रहे थे और शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि और ज्यादा लाठियां बजनी चाहिए थी। जूली के अनुसार इसे संवेदनहीनता की अति कहा जाएगा। आज इस देश के युवाओं ने बता दिया कि इस प्रकार के देश के हालात हैं और उनसे कैसे लड़ा जाता है। इस सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। जो एक इन लोगों का सेट एजेंडा रहता है, जो हर बार ये लोग करते हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन, चाइनीज कनेक्शन, देशद्रोही, ये सारा जो एजेंडा है वो इस गवर्नमेंट का रहता है। यहाँ भी इन लोगों ने पूरा प्रयास किया किस प्रकार का किया जाए, लेकिन जैन जी का आगे इनकी नहीं चली, छात्रों का आगे नहीं चली। तो छात्रों को सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विजयी मार्च जो है निकाला जा रहा है हर जिले में, और ये विजयी मार्च ये बताता है कि हमारे देश के युवाओं की ताकत कोई कम नहीं। आज जिस प्रकार के हालात ये लोग देश के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं वो देश जान चुका है। आज जो मुहिम, हमें खुशी है कि छात्रों की इस आवाज को सबसे पहले आवाज किसी ने दी तो राहुल गांधी जी के द्वारा दी गई, और राहुल गांधी जी ने सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर कोटा से इसकी शुरुआत की। छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो कोटा से शुरू हुआ, और राहुल गांधी जी ने सबसे पहले, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी ने मांगा तो राहुल गांधी जी के द्वारा मांगा गया। तो आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, दे रहा है, दुरुस्त आए, और ये तो पहला विकेट है। आप देखिए इस सरकार के अंदर अभी किन किन लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। खुद मोदी जी को आने वाले समय में गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जो बच्चों पे लाठीचार्ज किया है, जो मासूम नाबालिगों पे लाठीचार्ज किया है, जो हमारी बच्चियों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, जिस प्रकार से पैलेट गन चलाई है, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाई हैं, उन सब का हिसाब ये बच्चे लेंगे। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मोदी सरकार ने सत्ता जाने के डर से लिया है, जबकि इनको नैतिकता के आधार पर 25 दिन पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करने, जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और युवतियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए। मिश्रा ने कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं पर, अमित शाह जी और उनके साथ शामिल ने देश के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें की,
बहन बेटियों के साथ पुलिस से जाति करवाई। ये प्रजातंत्र है पुष्पेंद्र जी। और जब जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अब जवानी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खिलाफ हो गई है। इन्होंने जो गुंडागर्दी मचा रखी थी ना, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर के और संसद की तरफ कूच किया, संसद का घेराव किया और धरने पर बैठे। हालांकि उनके साथ भी CLP है, वो देश के हिंदुस्तान की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ भी इन्होंने पुलिस से जाति करवाई। पहली बार देखा मैंने राहुल जी की नाक में खून। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे मेरी चिंता नहीं है, नहीं, युवाओं के साथ जो बदतमीजी करियर जो दुर्व्यवहार किया है उससे मैं चिंतित हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गए, युवा डटे तो प्रधान हटे। सर, आपको लगता है कि देश के युवा, देश की जनता हिंदू मुस्लिम की बजाय रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है, महंगाई से राहत चाहती है, डीजल पेट्रोल चाहती है जो मिलावट का मिलने लग गया? आपको लगता है कि देश की जनता का मूड बदल गया? देखिए, देश की जनता को आप एक गोली कहाँ तक दोगे हिंदू मुसलमान की? किसी का जुकाम लग जाए तो हिंदू मुसलमान, बुखार चढ़ जाए तो हिंदू मुसलमान, सिर दर्द हो तो हिंदू मुसलमान। अब कुछ दिन तो लोगों ने गोली खाई, समझ गए कि ये हिंदू मुसलमान ही गोली से देश चला रहा है। ना तो युवाओं को रोजगार दे रहा। 2014 में सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, उनका रोजगार छीनना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा था कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख तो दिए नहीं। नोटबंदी करके जो बहन बेटियों ने, माता बहनों ने जो अपने पैसे रख रखे थे घर में इमरजेंसी के लिए, वो और निकलवा के सबके बैंक में जमा करवा दिए। देश की आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ये जो जिस तरीके से इस देश में इन्होंने भाई को भाई से लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान कर करके। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर मंतर पर लगातार धरने के बाद बने दबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को त्याग पत्र दे दिया था। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन और पुतला दहन किए थे। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के समीप धरना दिया था। और वहीं शिक्षा बचाओ आंदोलन, साझा मंच, भारत परिवार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अलवर के अंबेडकर सर्किल पर मिठाइयां बांटी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुई युवा आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर जमकर खुशी व्यक्त की है। इस अवसर पर युवा एकता जिंदाबाद आदि नारे भी लगाए गए। उधर मंच प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा ने कहा कि नीट पेपर लीक एवं परीक्षा धांधली पर रोक लगाने में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विफल रहे थे। पहले किसान आंदोलन ने और इस बार युवा आंदोलन ने मोदी सरकार को झुकाया है। वहीं इस अवसर पर पार्षद रिंकू वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सूरजमल करदम, एडवोकेट शुभकर्म मीणा, माकपा जिला सचिव रईसा, सुनीता फतेह सिंह, श्याम सुंदर, दीपक सिंह, किशन खेरालिया, सुशीला रानी, शुभम मीणा और अनीता जाटो आदि मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस पर रविवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान हुआ। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने वीरांगनाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान प्रदेश के शूरवीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उधर पुलिस अधीक्षक सुदेश चौधरी का कहना था कि कारगिल विजय दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं बल्कि अमर वीरों के अदम्य साहस और पराक्रम को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें जैसलमेर में सेना के साथ कार्य करने का अवसर मिला था। वहां उन्होंने भारतीय सेना के अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति को बेहद करीब से देखा। उधर सैनिक कल्याण अधिकारी शमशेर सिंह सिहाग ने आयोजन की जानकारी दी। उपस्थित लोगों ने शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, आज हम सब लोग अलवर में कारगिल के शहीदों को याद कर रहे हैं। इसमें हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से, पुलिस अधीक्षक होने के नाते मेरे द्वारा रीत लेइंग की जा रही है। और पुलिस और आर्मी का हमेशा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है, में हम लोग काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भी जब मैं जैसलमेर था तो मैंने
क्लोजली आर्मी ऑफिसर्स का, आर्मी जवानों का काम देखा है। और जब क्राइसिस सिचुएशन होती है, कारगिल भी एक ऐसा टाइम था जहां पर हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा की थी। आज का दिन उन सब शहीदों को याद करने का दिन है। मेरी तरफ से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। आज यहाँ अलवर में शहीद स्मारक के ऊपर कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में जो ये हमारे जितने भी जो मार्टियर्स थे उनको याद किया गया, रीत की गई। उसके बाद में रीत के बाद में अपने मिनिस्टर शर्मा साहब भी आए, संजय शर्मा, और उसके बाद में जो वीरांगना है उनको सम्मानित किया गया। सभी जितने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने इसमें भाग लिया, पुष्पांजलि अर्पित की और ये दिवस को मनाया। कितनी वीरांगनाओं को? यहाँ पे 3 वीरांगनाओं को और एक डेकोरेटेड सोल्जर है उनको मिला, जो कारगिल में जिनको सेना में मिला। उधर इस अवसर पर एडीएम शहर अंबालाल मीणा सहित बड़ी संख्या में जिले के सेना से जुड़े अधिकारी एवं सैनिक मौजूद रहे। जब जब तिरंगे की शान की बात होगी, कारगिल के उन वीर सपूतों का नाम सबसे पहले लिया जाएगा जिन्होंने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर दुश्मन को हराकर भारत का तिरंगा गर्व से लहराया। आज 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। साल 1999 में भारतीय वीर जवानों ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को करारी शिकस्त देकर कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहराया और इतिहास रच दिया। या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजयश्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चुंगल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का है जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि। कारगिल युद्ध जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। हिमालय से ऊंचा था साहस उनका। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद व 1300 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया, जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वहीं तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। भारत के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया
मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त कुमुक आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। मेजर पदपाणी आचार्य राजपूताना राइफल्स की मेजर पदपाणी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 1-11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबा टोप पर लिखी है। अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी को पीछे न छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जोहर दिखाने में पीछे नहीं रही। टोलोलिंग की इस दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना के कई बहादुर अधिकारी व अन्य रैंक भी इसी लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई भी जानकारी दुश्मन को नहीं दी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मन गोलीबारी का शिकार हुआ। अजय का लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते समय भी शत्रुओं पर गोलीबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इस युद्ध में पाकिस्तानी द्वारा युद्ध बंदी बनाए गए। वीरता और बलिदान की यह फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। यह युद्ध हाल ही के ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न है, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य की भावना से, और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं है। मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अकबरपुर निवासी 22 ग्रेनेडियर्स बटालियन के पूर्व हवलदार जगदीश मीणा ने युद्ध की यादें साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 के इस युद्ध में उनकी बटालियन ने दुश्मन को डट पर मुकाबला किया और पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कारगिल की चोटियों से खदेड़ दिया। जगदीश मीणा को उनके उत्कृष्ट साहस और योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया था। हवलदार जगदीश मीणा ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ऊंची बर्फीली चोटियों पर बैठी हुई थी, जबकि भारतीय सैनिकों को बेहद कठिन परिस्थितियों में उन पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ी। उनकी बटालियन ने 2 दिनों तक लगातार चढ़ाई कर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच बनाई। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान उन्हें लगातार 3 दिन तक भोजन नहीं मिला और बाद में राशन पहुंचने पर ही खाना मिल सका। वहीं उनकी आंखों के सामने बटालियन के कई साथी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अनुशासन और वीरता के बल पर भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक विजय हासिल की। जगदीश मीणा ने भावुक होकर बताया कि
युद्ध के दौरान उनकी बहन की शादी भी थी। उन्होंने घर पर पत्र लिखकर कहा था कि यदि वे शहीद हो जाएं तो भी बहन की शादी धूमधाम से करना। जगदीश मीणा के अनुसार आज भी यदि देश सेवा के लिए बुलावा आए तो वे भारत माता की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। 22 गन ईयर से हवलदार जगदीश प्रसाद मीणा 3 जुलाई 99 से 5 जुलाई 99 की अवधि के दौरान मेरी बटालियन जब हैदराबाद में थी, कारगिल लड़ाई जब चालू हुई थी, हमारे कमांडर को आदेश मिला कि आपको कारगिल लड़ाई में जाना है। बटालियन कारगिल लड़ाई के लिए रवाना हुई। हैदराबाद से ट्रेन से चल के और जम्मू पहुंची। जम्मू से ट्रकों में रातों रात हमें कारगिल में पहुंचा दिया गया। जैसे ही हम कारगिल में पहुंचे रात को, तो हमने देखा कि सोनम मार्ग से आगे दराज सेक्टरों में, इनों में बहुत ज़्यादा आटे की बम्बारमेंट चल रही पाकिस्तान की तरफ से। रोडों के ऊपर खड्डे, गाड़ियां खड़ी हुई थी, सिविल गाड़ियां भी। तो पहली बार जब हमने देखा, क्योंकि नई नई सर्विस थी, 6-7 साल मेरी नौकरी थी, जब पहली बार हमने ऐसा माहौल देखा तो बहुत डरावना सा लगा, अजीब लगा। लेकिन हिम्मत और जज्बा था कि लड़ाई लड़ेंगे, दुश्मन को मारना है। मतलब जोश के साथ हमारी बटालियन 22 ग्रेनेडियर्स पूरी की पूरी लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे रात को हम कारगिल पहुंचे और कारगिल में रात को होल्ट के बाद सुबह 5 बजे हमें आदेश मिला कि आपको बटालियन के अंदर, हमारे जवान, हमारी पहले से 2 बटालियन वहां पे मौजूद थी। एक राजरिफ 11 राजरिफ थी वहां पे और एक बटालियन जीआर की पहले से वहां मौजूद थी। लेकिन जवानों की कमी कारण हमें वहां के लिए बोला कि दुश्मन वहां बहुत है, तो वहां हमें बटालियन के अंदर त्रिशूल हाइट के ऊपर कब्जा करने के लिए हमारी पलटन को आदेश मिला। कारगिल से घनासक और यार्डोर होते हुए सुबह 5 बजे हम निकले और हमारी पूरी बटालियन की छोटी छोटी टुकड़ियों में हम आगे बढ़े। पूरा दिन चल के और शाम को हम यार्डोर और घनासक में जाकर रुक गए, आगे पीछे 2 टुकड़ों में। रात को होल्ट किया। हमारे 10 आदमियों की टुकड़ी आगे गई बटालियन क्षेत्र में। वहां पे फर्स्ट बड़ा रिज था। पहला आदेश चार्ली कंपनी को मिला कि आप उस रिज पर कवर करोगे और दुश्मन को वहां से खदेड़ना है या मारना है और भगाना है, क्योंकि उन्होंने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था। इसी तरीके से पूरे पहाड़ों के ऊपर अलग अलग टास्क के लिए हमारी बटालियन की हर कंपनी कास्ट वाइज 4 कंपनियों ने दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था और हमारी सेना नीचे थी। जब हमने ऊपर चढ़ना किया तो दुश्मन के फायरिंग हो रही थी, ऊपर से गोलियां आ रही थी। उन पहाड़ों की हाइट इतनी कि वहां उस टाइम बर्फ भी पड़ रही थी। जुलाई के अंदर भी बर्फ पड़ रही थी और उन पहाड़ों की हाइट इतनी थी कि आप सोचो कि उन पहाड़ों में पेड़ पौधे नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता। एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए पूरी 12-12 घंटे लग गए ऊपर, क्योंकि दुश्मन से हमें बचाना भी है और ऊपर चढ़ना भी है। एक रात से, मतलब 2 रातों के अंदर हम दुश्मन के नजदीक पहुंचे थे। लेकिन फर्स्ट रात में ही हमें मैसेज मिला कि हमारी चार्ली कंपनी के कुछ जवान शहीद हो गए हैं दुश्मन की गोलियों से। के बाद भी जवान शहीद हो गए, फिर भी कब्जा कर लिया अपने अपने रेंज के ऊपर। हर कंपनी ने अपने अपना दिया हुआ टास्क के ऊपर कब्जा किया और दुश्मन के ऊपर। मैं डेल्टा कंपनी से, मीणा कास्ट कंपनी की तरफ से कंपनी का गाइड था। उधर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेवा भारती समिति की ओर से रविवार को प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मेलन आयोजित किया गया। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप स्थित ब्राह्मण छात्रावास में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल राज सिंह मौजूद रहे और मुख्य वक्ता श्रीवर्धन थे। इस दौरान डॉक्टर के गुप्ता और भामाशाह अमित छाबड़ा भी उपस्थित रहे। उधर सेवा भारती समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि समिति द्वारा हर साल की तरह राजकीय स्कूलों के 75 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। सेवा भारती समिति अलवर के द्वारा इस वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय विद्यालयों में जो होशियार बच्चे हैं, जो सर्वोत्तम अंक लेकर आते हैं कक्षा 10 और 12 में, उन छात्रों का यहाँ सम्मान आज किया जा रहा है ब्राह्मण छात्रावास गार्डन में।
और प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। यहाँ बच्चों को स्मृति प्रमाण पत्र के साथ साथ भारत माता का चित्र व साहित्य संबंधी कुछ पुस्तकें भेंट करते हैं, ताकि बच्चे अपने जीवन में इस सम्मान को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते रहें। आज यहाँ लगभग 75 बच्चों का जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, उनका यह सम्मान किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास आज अखिल राज कर्नल साहब मुख्य अतिथि के रूप में है, और माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब जो क्षेत्र संचालक प्रमुख हैं, ये मुख्य वक्ता के रूप में है, और भाई अमित छाबड़ा जी भामाशाह के रूप में आज हम सबसे बीच उपस्थित है, और डॉक्टर के शर्मा जो सर्जन है और विभाग संचालक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। गूंजते जयकारों और मंत्रोच्चार के मध्य जब भगवान जगन्नाथ और जानकी माता का दिव्य वरमाला महोत्सव हुआ तो हजारों श्रद्धालु इसके साक्षी बने। मेला महोत्सव के तहत रूपबास से रूपरी मंदिर में शनिवार रात भगवान श्री जगन्नाथ और माता जानकी के पावन वरमाला महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के दिव्य दर्शन किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव भी यहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ और माता जानकी के दर्शन कर प्रदेश एवं देश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मंदिर समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री यादव का स्वागत किया गया। उधर मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि जयपुर, कोलकाता, वृंदावन और पुष्कर सहित विभिन्न स्थानों से भक्त विशेष रूप से भगवान के लिए आकर्षक वरमालाएं लेकर पहुंचे। भगवान श्री जगन्नाथ जी और माता जानकी को कुल 18 विशेष वरमालाएं अर्पित की गई। वहीं दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। 11:15 बजे भगवान रूपबास मंदिर रूपरी में भगवान जगन्नाथ जी जानकी मैया का स्वयंवर हुआ, जिसके करीब 20,000 आदमी गवाह है कि जगन्नाथ जी जानकी मैया का स्वयंवर हुआ है। इसको देखने के लिए पूरा प्रांगण जय जगन्नाथ जानकी मैया के नारों से गूंज रहा है, और ये आस्था का प्रतीक है। 172 साल से जगन्नाथ जी जानकी जी का विवाह होता आया है, और इसको देखने के लिए लोग देश विदेशों तक से आते हैं। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी भी आए, और करीब 18 वरमालाएं भगवान जगन्नाथ जी जानकी मैया को पहनाई गई, जिसमें उत्तराखंड की, कलकत्ता की, जयपुर की, वृंदावन की, पुष्कर की भक्तों द्वारा मालाएं लाई गई, और ये पूरा प्रांगण आज की ओर है, क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वयंवर हुआ है, और ये खुशी से नाच गा रहे हैं। उधर मंदिर के महंतों ने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ और जानकी जी को मोगरे के फूलों की वरमाला पहनाई। इसके बाद गुलाब, तुलसी, गुलदावदी, कमल के फूलों और चांदी की बनी कुल 15 वरमालाएं अर्पित की गई। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के विष्णु स्वरूप और उनके चरणों के दर्शन किए। वहीं जानकी जी का प्रतीकात्मक कन्यादान भी किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय सिंह नरूका आदि भी उपस्थित रहे। शाम ढलते ही मेला परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। उधर धार्मिक सेवा परिषद की ओर से निःशुल्क शूज स्टैंड और सूचना केंद्र की व्यवस्था की गई। पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने प्याऊ लगाकर श्रद्धालुओं को पेयजल और प्रसाद का वितरण किया। और वहीं रविवार को भी रूपबास स्थित मेले में खासी रौनक बनी रही। सोमवार की शाम भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ सुभाष चौक स्थित मंदिर में वापस लौटेंगे। उधर भगवान जगन्नाथ मेले के पावन अवसर पर रूपबास मेला ग्राउंड स्थित मंदिर परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप विप्र फाउंडेशन, रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट और मेला कमेटी ने आयोजित किया। शिविर का शुभारंभ वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस दौरान मंत्री को गदा देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने रक्तदान जैसे पुण्य एवं जीवन रक्षक कार्य को समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम बताया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। उधर शिविर में कुल 61 यूनिट रक्तदान किया गया। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष पीयूष जाडला ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं विप्र फाउंडेशन के जिला उपाध्यक्ष गोपेश पचौरी ने सभी रक्तवीरों को भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भेंट की। शिविर में जगन्नाथ मंदिर मेला कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मेंद्र शर्मा, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, बीजेपी जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा, संयुक्त निदेशक सुरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र त्यागी और जिला संरक्षक राजेंद्र तिवाड़ी, विकास तिवाड़ी,
हेमंत पाराशर, यश शर्मा, हरिओम शर्मा, दीनबंधु शर्मा, हेमंत शर्मा, मनोज बेड़ा और प्रकाश अर्चीवाल आदि उपस्थित रहे। वहीं शिविर में अकबरपुर से भी विप्र सेना के सदस्यों ने पहुंचकर रक्तदान किया। आयोजनकर्ता पीयूष शर्मा एवं देशबंधु शर्मा ने बताया कि यह चतुर्थ रक्तदान शिविर है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले करणी माता के मेले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जबकि भगवान जगन्नाथ जी महाराज के मेले में लगातार तीसरी बार यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। ये रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित हो रहा है विप्र फाउंडेशन की तरफ से और हर साल होता है। यहाँ अब तक 50 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान कर दिया है। सुबह आदरणीय मंत्री जी संजय भाई साहब के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 8:30 बजे और ये 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगा। हमें उम्मीद है कि 200 के करीब ब्लड डोनेशन वाले दाता आ जाएंगे हमारे पास। जय 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 परशुराम। आज जगन्नाथ जी के मेले के पावन अवसर पर विप्र फाउंडेशन के सौजन्य से चतुर्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर हर वर्ष जगन्नाथ जी के मेले के पावन अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें रोटरी क्लब, ब्लड बैंक और जगन्नाथ मेला कमेटी तीनों के संयुक्त तत्वाधान में ये रक्तदान शिविर आयोजित होता है। आज सुबह 9 बजे हम सबके लाडले अलवर की शान वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी के करकमलों से उद्घाटन कर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया और बड़ी संख्या में भक्त लोग, विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर का रक्तदान कर रहे हैं और अब तक 40 से 45 यूनिट रक्तदान हो चुका है और हमें उम्मीद है कि 2-3 बजे तक रक्तदान शिविर चलेगा तो 100 यूनिट से अधिक रक्तदान हो पाएगा। अलवर शहर में सूने मकानों में आए दिन चोरियां हो रही हैं। सदर थाना क्षेत्र इसे सूरत नगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित दीपक चौहान ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार दीपक चौहान अपने परिवार के साथ 23 जून को गाजियाबाद गए हुए थे। उनके बड़े भाई कैलाश रात के समय घर पर सोते थे। 25 जून की रात करीब 10 बजे कैलाश ने फोन कर बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। सूचना मिलने पर दीपक परिवार सहित अलवर लौटे और घर की जांच की। जांच में सामने आया कि बाहर वाले कमरे में बैग में रखे 1,55,000 रुपए और अंदर अलमारी में रखे 1,31,000 रुपए गायब थे। इसके अलावा कई जेवर पार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। जोड़ी पजेब गई थी और इयरिंग है, 3 अंगूठी थी और 1,35,000 रुपए थे अलमारी में। एक तो 2 चांदी की अंगूठी थी, 1 सोने की अंगूठी थी। आप लोग कहाँ गए थे? हम गांव गए थे, बुलंदशहर हाजीपुर यूपी अच्छा। में। और ये कितने दिन बाद लौटे थे आप? हम आ गए थे 26 को मॉर्निंग में आ गए थे। अच्छा। 6:30 पे। अच्छा, तो फिर ये पड़ोसी ने सूचना दी थी या फिर यहाँ आप आगे पता लगा? नहीं, जेठ जी ने रात में सूचना दे दी थी। रात को 10 बजे करीब कॉल गई थी कि चोरी हो गई घर में। अलवर के जयकृष्ण क्लब कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। यहां 14 डेलीगेट्स ने के चुनाव के लिए 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जयकृष्ण क्लब परिसर में आयोजित चुनाव के दौरान प्रत्याशियों सहित क्लब के सदस्यों की गहमा गहमी रही। उधर निर्वाचन अधिकारी एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए 867 सदस्य अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक 300 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। तो अपना ये जो अलवर का ऐतिहासिक जयकृष्ण क्लब है, ये द्विवार्षिक चुनाव जिले में होते हैं। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से इस बार के चुनाव का कार्यक्रम 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक में रखा था और इसमें 867 क्लब के जो सदस्य हैं, जो इसके लिए मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, आज 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान करेंगे। इसके लिए प्रत्येक 300 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया और इस प्रकार से 3 बूथ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उधर सहायक निर्वाचन अधिकारी घनश्याम सैनी ने भी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 28 जुलाई को इन डेलीगेट्स द्वारा पदाधिकारी चुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाया गया। क्लब अलवर के द्विवार्षिक चुनाव जिनका मतदान आज हो रहा है, इसमें कुल मतदाता 867 हैं और 14 डेलीगेट यानी डायरेक्टर चुने जाएंगे और आज 5 बजे तक
मतदान रहेगा। मतदान के बाद तुरंत आधा घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और मतगणना के जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट के आधार पर फिर परसों इनके उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर इनका चुनाव संपन्न कराया जाएगा। कुल 14 डेलीगेट्स चुने जाएंगे जिसके लिए 26 लोग मैदान में। सर परसों कितने से कितने बजे तक चुनाव? हमने निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है जिसके तहत 11 बजे से इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 से 11:30 बजे तक जो भी इनके 11 बजे बैठक का समय, इनका जो आम सभा की बैठक है डेलीगेट्स की है वो 11 बजे रखी गई है। नाम निर्देशन पत्र भरने का समय जो है वो 11:30 से 12 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 12 से 12:30 बजे तक रहेगी। नाम वापसी का समय दोपहर 12:30 से 1 बजे तक रहेगा। इसके बाद वैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन 1 बजे कर दिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो, यदि निर्विरोध हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा वोटिंग के माध्यम से निर्वाचन हुआ इनके उपाध्यक्ष और अन्य पदों का, तो मतदान 2 बजे से 3 बजे तक कराया जाएगा और तत्पश्चात मतगणना शुरू हो जाएगी। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के पास नाहरपुर पुलिया से लेकर ईएसआई हॉस्पिटल रोड पर अवैध प्लॉटिंग के आरोप सामने आए हैं। ग्राम नाहरपुर और देसुला की कृषि भूमि पर बिना भूमि रूपांतरण के ही प्लॉटिंग की जा रही है। इसके अलावा बिना भूमि रूपांतरण के डस्ट क्रेशर आदि कमर्शियल कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण होता है और स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि क्रेशर की डस्ट के कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा जोड़ में भी कृषि का अपशिष्ट डाला जाता है जिससे नरेगा के तहत करवाए गए काम पर असर पड़ा। लोगों के आरोप है कि कई भूमाफिया अपने खसर नंबर की जमीन का एग्रीमेंट करते हैं और कब्जा यूआईटी की जमीन पर देते हैं। इस प्रकार लोगों को गुमराह किया जाता है। इनमें से अधिकांश खरीदार औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर हैं। संबंधित विभागों और निकाय को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये जो MIA के लिए जो रोड आ रहा है बख्तड़ से, इससे नाहरपुर वाली पुलिया से नाहरपुर के लिए जो जा रहा है रास्ता, 200 मीटर नाहरपुर वाला जो रास्ता जा रहा है, इस पर जैसे कि ये एक कंपनी खुली हुई है, वो मतलब पॉल्यूशन फैला रही है और ये जब दोहन करती है तो मड को उस जोड़ में उसमें ही डाला जा रहा है, जो कि नरेगा के तहत इसको खुदाई हुई थी। और इसी के जस्ट पास में ही स्टेडियम भी अलॉट है सरकार के द्वारा। उसके बारे में भी कई बार ग्रामवासियों ने सरकार से, प्रशासन से मांग की है। और इस तरीके के जो अवैध रूप से जो प्लॉटिंग हो रही है, हम तो ये सरकार से मांग करेंगे, शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई जो ये अवैध जो प्लॉटिंग है इस तरीके की ना हो। ये पहले इसको 90A 90B जो भी होती है उसको करवा करके ही पहचान किया जाए। तो ये क्या है कि जो खरीदार जो लोग हैं उनको इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत गरीब लोग जो मुश्किल से जो पैसा कमा करके उन पसीने की कमाई को मतलब इनको एक प्लॉट के लिए खर्च कर देते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे ये अवैध जो प्लॉटिंग है इन पर रोक लगाई जाए, शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। अवैध प्लॉटिंग कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिना भू रूपांतरण करवाए हुए काट रहे हैं। अवैध क्रेशर प्लांट लगाया हुआ है 24 घंटे, जिसमें 6 इंची का बोरिंग लगा पड़ा है, पानी का दोहन होता है। सरकारी जोड़ है देसुले का, उसको भर दिया गया है मड से, डस्ट से, तो पूरी रात वो पानी चलता है, उसका धुलाई होती है उसकी। वो जबकि नरेगा के तहत वो खुदवाया था गवर्नमेंट ने, अब उसको भर दिया गया कम से कम 10 15 फीट। और दिन और रात यहाँ आवाजाही, बड़े व्हीकल, हाईवा, डंपर, पॉल्यूशन फैल रहा है। पूरी हमारी ज़मीन की उर्वरकता ख़त्म हो रही है, पानी का दोहन हो रहा है, पानी कम हो रहा है। तो बिना ये भू कन्वर्जन करवाए हुए प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि इनको तुरंत प्रभाव से बंद करें। ये जो क्रेशर चल रहा है कि इसकी भी कोई मंजूरी है? नहीं, कोई मंजूरी नहीं है और हमने कई बार प्रशासन को लिख के भी दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्लॉटिंग हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति है, सरकारी ज़मीन जो यूआईटी की है उसके नंबर भी मिला के नहीं, वो उनको बेच रहे हैं गरीब लोगों को, जिनके वो बाद में वो कब्जा लेंगे तो उनका
दिक्कत होगी, उनके पैसे मारे जाएंगे, घर के बेघर हो जाएंगे। वो उन पे भी कब्जा दे रहे हैं, सरकारी भूमि पर भी, कीपर भी दे रहे हैं। तो अवैध प्लॉटिंग हो रही है आप ये कह रहे हैं? अवैध प्लॉटिंग। तो इससे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। दलित महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, नेतृत्व, विकास एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर एक बैठक के दौरान चर्चा की गई। यह बैठक दलित अधिकार केंद्र ने रामगढ़ के ग्राम पाली में आयोजित की। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कहा कि आज भी दलित महिलाओं को जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण एवं विभिन्न हिंसा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं को अनेक महत्वपूर्ण कानूनों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सशक्त बनने का आह्वान किया। उधर सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश गौतम, पंचायत समिति सदस्य नीलम गौतम सहित समूह अध्यक्ष राजंती ने भी विचार रखे, जबकि समूह सचिव शालू ने कहा कि महिलाओं की एकजुटता, शिक्षा एवं जागरूकता ही उन्हें शोषण, हिंसा एवं भेदभाव के विरुद्ध सशक्त बना सकती है। इस दौरान किरण देवी, प्रेम देवी सहित समूह की महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। कायस्थ नंदिनी की जिला इकाई ने नवीन कार्यकारिणी का गठन किया है। जिला अध्यक्ष नेहा सक्सेना ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित बैठक में सामाजिक कार्यों को गति देने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने आदि पर चर्चा की गई। साथ ही सभी सदस्यों ने संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने और समाज हित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। सर देखिए, मुझे जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, उसके लिए मैं हमारी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आगे जो महिलाओं के हित में कार्य होते आए हैं वो हम आगे इस तरह करते रहेंगे, क्योंकि एक सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। महिलाओं के, बच्चों के हित में जो भी हमसे होगा वो आगे कार्यक्रम चलते रहेंगे। इससे पहले भी कोई जिला अध्यक्ष रहा होगा, तो उसमें अब आप समाज को किस तरह के आगे लेके जाएंगे? सर देखिए, मुझसे पहले जो जिला अध्यक्ष थे अलका माथुर जी, उन्होंने भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। उन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे, हमें जो भी अभी हम करना चाह रहे हैं, आगे जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे वो उन्हीं के संरक्षण में रहेंगे। उनसे हम इंस्पायर हैं और आगे हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमारे समाज की जो भी महिलाएँ हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या अपने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, वो हमसे जुड़े और आगे बढ़ें। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटा सा अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराहे से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों को जोड़ने वाले मार्ग कच्चे और खस्ता हाल हैं। इसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पैंतपुर गांव में भी आबादी क्षेत्र तक जोड़ने वाले रास्ते को मरम्मत की जरूरत है। यहाँ बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाता है। साथ ही पंचायत और तहसील मुख्यालय तक पहुँचने के लिए ग्रामीणों को मशक्कत करनी पड़ती है। बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए भी कीचड़ से होकर ही निकलना पड़ता है। इसके बावजूद संबंधित कार्मिक और जनप्रतिनिधि उदासीनता बरत रहे हैं। ग्रामवासी अमर सिंह के अनुसार लंबे समय से क्षेत्र में सीमेंट सड़क बनाने की जरूरत बनी हुई है। इसके बावजूद डबल इंजन की सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमालपुर में गणित मेले का आयोजन किया गया। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के रोड टू स्कूल कार्यक्रम के तहत लगाए गए मेले का उद्देश्य है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति भय को दूर करना था। साथ ही खेल खेल में व्यवहारिक एवं रोचक तरीके से गणितीय अवधारणाओं को समझाया गया। मेले में छात्र छात्राओं ने गणित से संबंधित विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री और आकर्षक मॉडल तैयार कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नंद किशोर मीणा सहित लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन की ओर से निधि श्री मिश्रा, जगदीश, अंजलि गुप्ता, रवि चौधरी, क्षमा, आशा एवं मनोज आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ क्षेत्र के कलिशान ठेकड़ीन ग्राम में पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक भूरसिद्ध मंदिर में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर की ओर से जाने वाले सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसे जेसीबी मशीन से दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख जनप्रतिनिधियों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यह सड़क निर्माण जारी है।
भगवान जगन्नाथ जी महाराज के मेले में उमरन पंचायत समिति की ओर से प्याऊ का आयोजन किया गया। मेले में आने जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को मीठा एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया गया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि उमरन पंचायत समिति पिछले लगभग 20 वर्षों से लगातार यह प्याऊ लगाती आ रही है। इस सेवा कार्य में समिति के सभी सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहता है। हर वर्ष मेले के दौरान 5 दिनों तक प्याऊ संचालित की जाती है। भीषण गर्मी और उमस के बीच श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर श्रद्धालुओं ने सराहना की है। पंचायत समिति उमरन परिवार की ओर से ये जगन्नाथ जी महाराज के मेले के अवसर पर ये प्याऊ लगाई जा रही है और पिछले 20 साल से हम लगातार प्याऊ लगाते आ रहे हैं। इस बहाने से परमार्थ का काम भी हो जाता है और टाइम निकाल के जैसे सभी स्टाफ साथी इसमें तन मन धन सबसे सहयोग कर रहे हैं। ये कल लास्ट भारत विकास परिषद की राजगढ़ शाखा की ओर से खंडेलवाल धर्मशाला में राजकीय विद्यालय के करीब 150 छात्र छात्राओं को स्कूली बैग वितरित किए गए। समिति से जुड़ी पद्मा गोयल ने बताया कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं बैग पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे खिल उठे। इसके अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बच्चों को चुर्री, गुटखा और मोबाइल से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व अतिथियों ने भारत माता, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जबकि मंच संचालन पद्मा गोयल ने किया। इस मौके पर दिनेश सेन, राजीव जैन, दीपक विजय, रश्मि विजय, मीना विजय, राजीव शर्मा, नरेंद्र शर्मा, पारस सराफ और राजेंद्र विजय आदि मौजूद रहे। भारत विकास परिषद प्रतिवर्ष जरूरतमंद बच्चों को उनके शैक्षणिक विकास के लिए बैग वितरण का कार्यक्रम करती है। उसी क्रम में आज ये बैग वितरण कार्यक्रम किया गया है। भारत विकास परिषद का उद्देश्य है समृद्ध भारत, सुसंस्कृत भारत और स्वस्थ भारत। और इसी कड़ी के अंदर हम सिर्फ बैग वितरण ही नहीं, अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी किया जाता है, ब्लड डोनेशन, हीमोग्लोबिन कैंप और भी अभी प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी भारत विकास परिषद की तरफ से जगन्नाथ जी मंदिर के मेले में किया गया था। सकट कस्बे की आसन की डोंगरी खाकनाथ बाबा मंदिर में नवनिर्मित नवकुंडात्मक यज्ञशाला का पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही क्षेत्र में अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना के साथ श्रीमद भागवत कथा जारी है। इसके 5वें दिन रविवार को धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। आयोजक कमेटी से जुड़े छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि नंदोत्सव के तहत भागवत पांडाल में आकर्षक सजावट की गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा माखन मिश्री से भरी मटकियों को फोड़ने का मंचन हुआ। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव जी और बाल गोपाल आदि की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रही। नंदोत्सव के दौरान महिलाओं ने बधाई गीत गाए और पुष्प एवं गुलाल वर्षा भी हुई। कथावाचक संत साई राम महाराज ने महाराजा दशरथ के चारों पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का प्रसंग सुनाया। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कथा का भी वर्णन किया गया। बाद में आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। कथा का समापन 29 जुलाई को पूर्ण आहुति और भंडारे के साथ होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने केंद्र की भाजपा सरकार ने जवानों और किसानों की उपेक्षा की है। कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए मिश्रा ने कहा कि अग्निवीर योजना की वजह से सेना में जाने वाले युवाओं का मनोबल कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन मोदी सरकार युवा, किसान और फौजियों की उपेक्षा कर रही है। ये कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के वो सैनिक जो कारगिल में शहीद हुए उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शहीद जहाँ भी रहे उनका आशीर्वाद इस देश पर और हम सब पर बना रहे। पुनः कारगिल विजय दिवस की मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे सारे शहीदों को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको लगता है ये देश जवानों किसानों से चल रहा है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस देश में जवान और किसान की आप नहीं सुनोगे ना तो भैया देश चलेगा नहीं। किसान को पहले माननीय मोदी जी ने किसान आंदोलन में कितने 700 से ज्यादा किसान मर गए जब 3 काले कानून हुआ, इसलिए अब जवान जब आके डटे जंतर मंतर पर, उन पे इन्होंने जाति करी, पार नहीं पड़ी, सोच लिया भाई अब तो झुकना पड़ेगा, नहीं देश हमें निकाल देगा, सत्ता से खो देगा। सत्ता के डर से धर्मेंद्र प्रधान जी का इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन देश का युवा इनको माफ नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में देश में सरकार बढ़ेगी। सर,
जो विजय दिवस तो मना रहे, लेकिन जो सैनिक हैं उनकी जो मांगें थी वो कभी पूरी नहीं की गई, विशेषकर अग्निवीर ला दिया। अब लगता है कि सेना के लिए तो स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए, कानून, चाहे उनको बॉर्डर के हथियार हों, चाहे उनको वर्दी का मामला हो, चाहे उनको जो खाना दिया जाता है उसकी बात हो, तो सेना देखिए सैनिक हमारे देश की वो ताकत है। वो लोग 0 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर में रह करके या 48 और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी रह करके हम लोगों की रक्षा करते हैं। उनके बॉर्डर पर रहने की वजह से हम लोग अपने घरों में सब निश्चिंत होते हैं। उन सैनिकों का सम्मान इन्होंने कहा किया। अलवर जिला जाट महासभा समिति द्वारा रविवार को नीट 2026 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। जाट छात्रावास स्टेशन रोड में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छोटेलाल मेहलावत और संरक्षक चेतन दास महाराज रहे, जबकि अध्यक्षता छात्रावास अध्यक्ष सुवालाल द्वारा की गई। साथ ही विशिष्ट अतिथि रोहतास चौधरी रहे। सुवराल डूमेड़ा ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे जाट समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये विद्यार्थी अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन समिति के महासचिव कला महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कर्मवीर सिंह ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में जीवन में निरंतर परिश्रम, अनुशासन, सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी फूल सिंह वामोली, भूप सिंह मेहलावत, विजेंद्र और मनीष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड को विभिन्न स्थानों पर भाजपाइयों सहित समर्थकों ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का प्रसारण गोविंदगढ़ मंडल के फाहरी स्थित बूथ नंबर 280 पर भी हुआ। इस दौरान रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह सहित कार्यकर्ताओं में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। ग्राम बगड़ राजपूत में पानी की टंकी के लिए खुदा हुआ गड्ढा खतरे की घंटी बना हुआ है। गौरतलब है कि यहाँ शमशान घाट के पास ग्राम पंचायत द्वारा पानी की टंकी के लिए विशाल खड्डा खोदा गया था, लेकिन लगभग 9 महीने बीतने के बावजूद ना तो टंकी बनी और ना ही गड्ढा भर पाया। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर उपेक्षा के आरोप लगाए हैं, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक साहित्यिक संस्था सजग की ओर से हर वर्ष की तरह अलवर के भारत सिनेमा हॉल के सामने गर्मियों में शीतल जल की प्याऊ लगाई गई। इसका समापन सोमवार को भगवान जगन्नाथ की रथ वापसी पर किया जाएगा। इस अवसर पर सुबह 9:30 बजे से राहगीरों को शरबत पिलाया जाएगा। सचिव रामचरण राग ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने शहीद स्मारक से निकाला पैदल मार्च। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। कारगिल विजय दिवस पर जाबाज शहीदों को किया याद। कंपनी बाग के शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं का भी किया सम्मान। वहीं कारगिल युद्ध में लड़े अलवर के वीरों ने यादें की साझा। भगवान जगन्नाथ और जानकी माता के दिव्य विवाह के साक्षी बने हजारों भक्त। रूपबास के रूपरी मंदिर में हुआ वरमाला महोत्सव। और सूने मकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं शातिर। सूरतनगर से लाखों की नकदी और जेवर किए पार। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।